गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सार्थक पहल बदलाव हमसे है में पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है। और हम आज पढ़ेंगे क्रांतिकारी आंदोलन, रिवॉल्यूशन। क्रांतिकारी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन। दो पार्ट में हमें इसे पढ़ना है। बड़ी अवधारणा है, आज भी पढ़ेंगे, कल भी पढ़ेंगे। हो सकता है आज कुछ छूट जाए तो उसे कल और बेहतर तरीके से क्लियर करेंगे। क्रांतिकारी आंदोलन। देखो, भारत जो है उपनिवेशवाद का शिकार हुआ, यूरोपीय उपनिवेशवाद का। मैंने ब्रिटेन का नहीं बोला, काय का बोला? यूरोपीय, क्योंकि यूरोप से सिर्फ ब्रिटेन नहीं, उसके अलावा और ढेर सारी कंपनियां, पुर्तगाली है, डच है, फ्रांसीसी है, स्विस कंपनी, वो भारत में व्यापार किया और यहाँ पर उन्होंने अपनी बस्ती स्थापित कर। जब वहाँ के साहित्य से, शासन प्रणाली से हम परिचित हुए तो जागरूक तो हम लोग भी हुए, है। समय के साथ साथ पता चल जाता है कि हमारे साथ कोई धोखा हुआ और उससे मुक्ति चाहिए। तो उससे मुक्ति पाने के लिए हमने एक आंदोलन किया। सबसे पहले तो क्रांति से ही शुरुआत हुई। 1857 की क्रांति कब शुरू हुई? 10 मई 1857। कहां से हुई थी? मेरठ छावनी से। मेरठ छावनी से। कौन थे इसके पहले शहीद? मंगल पांडे। मंगल पांडे को 1857 के क्रांति का पहला शहीद कौन था? मंगल पांडे। किस बैरक में थी? बैरकपुर, बैरकपुर है ना, 24वीं इन्फेंट्री, बैरकपुर से संबंधित थे। ठीक। और इसके बाद में हम देखते तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, एक संगठित रूप से संगठन बनाकर ब्रिटिश सरकार की नीतियों का और उनको यहाँ से शांतिपूर्वक छोड़ने का निर्णय लिया गया। तो इसके लिए 1885 में क्या? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई है, इसके बाद में देखो तो दो तरीके की कार्यप्रणाली, एक है उग्रवाद और दूसरा उदारवाद। उदारवाद और एक है उग्रवाद। और आज हम पढ़ने वाले वो तीसरी अवधारणा, और वो है क्रांतिकारी। क्रांतिकारी। तीनों में बेसिक अंतर देखते हैं तो उदारवाद, उदारवाद मतलब आवेदन, निवेदन, प्रार्थना पत्र, प्रतिनिधि मंडल। आवेदन, निवेदन, प्रार्थना पत्र और प्रतिनिधि मंडल। प्रतिनिधि मंडल की हमारी ये मांगे हैं और बड़े अच्छे तरीके से बोलते थे, क्योंकि उदारवादियों को विश्वास था कि जो ब्रिटिशर्स होते हैं, जो यूरोपीय होते हैं, ये कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? नहीं, ईमानदार होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं। कैसे होते हैं ये? न्यायप्रिय होते हैं। और ये हमारा लाभ करने के लिए, भला करने के लिए हमारे बीच में आए हैं। उनके नीतियों में बड़ा विश्वास रखते थे, आस्था रखते थे। और जब बोलते थे कि हम धीरे धीरे अपनी मांगे रखेंगे, तो ब्रिटिशर्स अधिकारी जो होते हैं वो समझदार होते हैं, और जब हमें जरूरत पड़ेगी वो चीज़ हमें दे देंगे। लेकिन उनको विश्वास दिलाना पड़ेगा कि इन चीज़ों की हमें जरूरत है। तो वो बड़े अनुनय, विनय, निवेदन के साथ में उनके पास में जाते थे। उनकी नीतियों में विश्वास बड़े रखते थे, उनकी कार्यप्रणाली में आस्था रखते थे, और मानते थे कि ये ब्रिटिशर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? न्यायप्रिय होते हैं। ये शब्द आना चाहिए, न्यायप्रिय होते हैं। लेकिन देखा कि 10 साल बीत गए, 15 साल बीत गए, और उनकी जो कार्यप्रणाली है वो उतनी सफल नहीं है। जैसा ही करना चाहते हैं वैसा हुआ नहीं। तो उन्हीं के अंदर कुछ लोग जो है वो नाराज हो गए और वो उग्रवादी विचारों को जन्म देने लगे। और उग्रवादियों में क्या? लाल बाल पाल। और क्या था इनकी कार्यप्रणाली? स्वराज की मांग करते थे। लेकिन कैसे? ये थोड़ी सी आगे की सोचते थे। अब आवेदन के स्थान पर हड़ताल की बात करते थे। काय की? हड़ताल की। धरना प्रदर्शन, बहिष्कार, स्वदेशी,
ये ऐसे हथकंडे अपनाकर एन केन प्रकारे वो ब्रिटिश सरकार को यहाँ से भगाना चाहते थे, ब्रिटिशों को यहाँ से भगाना चाहते थे। ठीक, तो क्या क्या इनकी क्यों उग्रवादियों की हड़ताल, धरना प्रदर्शन, बहिष्कार, स्वदेशी, ये इनके मतलब कार्यप्रणाली के तरीके थे। और वो चाहते थे कि ब्रिटिशर्स जो है वो भारत को आज़ाद करे और यहाँ से चला जाए। और इनका मुख्य लक्ष्य क्या था? स्वराज। क्या था? स्वराज। लेकिन इन्हीं के बीच से उभर कर एक दूसरी विचारधारा, या जिसे तीसरी विचारधारा कहेंगे, क्रांतिकारी। और ये डरा धमका कर, हथियार, बम विस्फोट, ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या, खून का बदला खून जैसी बातों में विश्वास रखते थे। और ये चोरी छुपे ऐसे गतिविधियों को अंजाम देते थे। और इनका विश्वास था कि ये आवेदन, निवेदन, प्रार्थना पत्र, हड़ताल, इससे ये मानने वाले हैं नहीं। इसके लिए हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा। अंग्रेज अधिकारी जो हमारे ऊपर शासन करते हैं, इनको इतना डर बना दो, जहां मिले वहीं इनकी हत्या कर दो। तो ये खुद ही यहाँ से छोड़ के चले जाए। ये इनकी कार्यप्रणाली। क्लियर हो गया? तीनों में उदारवाद की कार्यप्रणाली, उग्रवाद की और क्रांतिकारियों की कार्यप्रणाली। अब प्रश्न ये उठता है कि भारत को आजादी किसने दिलाई? कितना सरल क्वेश्चन है युवने जी। भारत को आजादी किसने दिलाई? उदारवादियों ने, उग्रवादियों ने या क्रांतिकारियों ने? तीनों तो कभी साथ में आए नहीं। तीनों की गतिविधियों के कारण। बहुत बढ़िया। तो हम ये नहीं बोल सकते कि भारत को आजादी उदारवादियों के ही कारण मिली है। उदारवादियों के कारण तो मिली है, लेकिन केवल उदारवादियों के कारण मिली है। हम ये नहीं बोल सकते कि भारत की आजादी केवल उग्र राष्ट्रवाद के कारण मिली है या केवल क्रांतिकारियों के कारण मिली है। सबकी अपनी अपनी भूमिका है, सबका अपना अपना महत्व है। ये बात अलग है कि क्रांतिकारियों ने अपने जान पर खेलकर देश को आजाद करने का प्रयास किया। अपनी जान पर खेलकर। लोग बाग जीते गाय के लिए, कमाते गाय के लिए है, अपनी जान बचाने के लिए। जान है तो जान है। एक सीधी सी कहावत है जो कोई भी बुजुर्ग आदमी बोल देता है, मेरे जैसा आदमी बोल देता है, वे लेट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, देर से आना पर दुरुस्त आना। जान है तो जान है। लेकिन वो लोग हथेली पे रखते थे अपनी जान को। बोले तुम क्या मारोगे, हम खुद ही मरने के लिए तैयार है। ऐसे गुलाम देश में जी के भी क्या कर ले, ऐसे गुलाम देश में जी के भी क्या कर लेंगे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और साथ ही बड़ा प्रेरणादायक भी है। प्रेरणादायक इसलिए कि जैसे हम बात करते हैं खुदीराम बोस की, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चंद्र चाकी। अभी कहानी पढ़ेंगे हम। किंग्स फूड की बग्घी पर इन्होंने बम फेंका था। बम फेंका था मुजफ्फरपुर में। लेकिन वो तो थे नहीं उसमें, उनकी पत्नी, बेटी और कोई मेहमान थे, वो उसमें खत्म हो गए थे। तो खुदीराम बोस की आयु उस समय मात्र 15 वर्ष थी। 15 वर्ष थे। आप लोगों में से किसकी आयु 15 वर्ष है? सब पार कर चुके। ये जज्बा आया क्या हमारे अंदर कभी? क्या वो बड़ी क्या बोल रहे हैं? नहीं, फिर से जोर से बोलो। मेरा मतलब ये नहीं है कि देश की आजादी, अब हमारा देश आजाद है, हमारा देश आजाद है, लेकिन क्या किसी भी कार्य को इतनी निपुणता से, इतने उत्साह से करने का हमने कभी सोचा क्या? नहीं सोचा। तो उन्होंने जिस हिसाब से सोचा था कि ये काम नहीं या फिर हम नहीं, ये नहीं या हम नहीं। हम लोग सोचते हैं कि ऐसा नहीं, जो उन्होंने 15 साल की उम्र में सोचा। उसी प्रकार प्रफुल्ल चंद्र चाकी जो उनके साथ में थे, उनसे उम्र में 1-2 साल बड़े थे, लेकिन उन्होंने बोले अंग्रेजों के साथ पकड़ा जाऊंगा, काले पानी की सजा दे देंगे, घुट घुट के मरना पड़ेगा, इससे अच्छा तो खुद ही मर जाता। और उन्होंने
गोली मार दी, अपने आप को ही गोली मार दी। तो मतलब इस तरीके से जो क्रांतिकारी लोग थे वो अपनी खुद की चिंता किए बगैर देश के ऊपर अपनी जान न्यौछावर कर देते थे। तो उन्होंने छोटी घटना, हाँ अच्छा चलो देखते हैं, नेट चालू है इसका, ये वाला, ठीक है। अब क्रांतिकारी घटनाओं की बात करें तो कहां कहां पर हुई है, किस चरण में हुई है, तो हम इसको दो चरणों में बांटेंगे। जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं इसको हम दो चरणों में बांटेंगे, दो चरण। पहला चरण या प्रथम चरण और द्वितीय चरण। द्वितीय चरण, प्रथम चरण है 1905 से 1915 और द्वितीय चरण है 1924 से 1934 या 1947 जो बोल सकते हो उसे, ठीक। ये इस समय क्रांतिकारी गतिविधियां हमें बड़े व्यवस्थित तरीके से और बहुत उग्र तरीके से देखने को मिलते हैं। 1905 से 1915 और द्वितीय चरण है 1924 से 1934। यदि क्षेत्र के आधार पर देखें हम, क्षेत्र के आधार पर, तो क्षेत्र के आधार पर भी क्रांति के तीन स्थान महत्वपूर्ण है, तीन स्थान महत्वपूर्ण है। एक है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र बहुत अधिक क्रांतिकारी गतिविधियां, दूसरा है बंगाल और तीसरा है पंजाब। तीसरा कौन सा क्षेत्र है? पंजाब। तो ये तीन क्षेत्र में क्रांतिकारी गतिविधियां, और फिर भारत के बाहर, फिर भारत के बाहर। तो चाहे प्रथम चरण में पड़े या द्वितीय चरण में पड़े, हमें ये गतिविधियां, पंजाब की क्रांतिकारी गतिविधियां, महाराष्ट्र की व पश्चिम बंगाल की और विदेशों में की जाने वाली गतिविधियां। क्रांतिकारी गतिविधियां पहले से चल रही थी हमारे देश में, जैसे हमने उदाहरण बता दिया 1857 की क्रांति, ये भी। लेकिन इसके बावजूद हम 1905 में लिखते हैं इसे, प्रथम चरण 1905 से 1915। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे संगठित रूप से कि क्रांतिकारी एक दूसरे से मिल गए हो और एक दूसरे चोरी छुपे बात करके कोई घटना को अंजाम दे रहे हो। जैसे 1857 की क्रांति एक अकस्मात घटना थी, उसकी उतनी बड़ी प्लानिंग नहीं थी, और एक बार हुई और खत्म हो गई, शुरू भी और खत्म। लेकिन ये गतिविधियां ऐसी जो कंटिन्यू एक के बाद एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से चलती है। अब 1915 तक इसलिए बोलते हैं क्योंकि 1915 के बाद में गांधी जी का भारतीय राजनीति में पदार्पण हुआ और नरम दल गरम दल साथ में आ गए, मुस्लिम लीग साथ में आ गई। तो ऐसा लगा कि क्रांतिकारी गतिविधियों पर बैन लग गया कुछ समय के लिए, और वो एक ऐसा काल था जब कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। लेकिन जैसे असहयोग आंदोलन असफल हुआ, असहयोग आंदोलन असफल हुआ और जो वरिष्ठ नेता थे वो जेल में बंद हो गए, गांधी जी जो थे वो रचनात्मक कार्यों में लीन हो गए। तो जो मुख्य धारा थी, राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा थी, वो शिथिल हो गई और लोगों के अंदर तो आग भड़क रही थी, है ना। तो 1924 से फिर से क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देना शुरू कर दिया, जैसे काकोरी कांड पड़ेगा 1925 वाला। तो ये द्वितीय चरण के अंतर्गत हम इसे पढ़ेंगे। तो प्रथम चरण 1905 से 1915, द्वितीय चरण 1924 से 1934, और क्षेत्र के आधार पर देखें तो बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब और विदेशों में भारतीय गतिविधियां, क्रांतिकारी गतिविधियां। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले लेते हैं पंजाब की। पंजाब में देखते हैं अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति
किसी को पता है क्या अनुशीलन समिति के बारे में? जितना मैं बता रहा हूँ इतना तो लिखना है, इसके अलावा भी आप लोगों को लिखना है। गठन कब हुआ था अनुशीलन समिति का? कोई बता दे जरा। सर बारिनी कुमार घोष ने किया हाँ, था 1902 1902 जतीन्द्रनाथ बनर्जी, वारेंद्रनाथ घोष और ज्ञानेंद्रनाथ बसु, तीन लोग इससे जुड़े हुए थे। कौन कौन? जतीन्द्रनाथ बनर्जी, जतीन्द्रनाथ बनर्जी, वारेंद्र घोष, और एक है ज्ञानेंद्रनाथ बसु, अब 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है अनुशीलन समिति। क्या उत्तर लिखेंगे बताएं जरा। नेहा आप बताओ क्या उत्तर लिखेंगे? सर ये क्रांतिकारी आंदोलन के अंतर्गत आती है। गुड, एक क्रांतिकारी संगठन जिसकी स्थापना बंगाल में 1902 में इनके द्वारा की गई थी। बस इतना ही लिखेंगे है? लेकिन पहचान है उसकी क्रांतिकारी संगठन। प्रथम समिति बोला जाता है इसे राष्ट्र क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ी हुई। स्थान था इनका मिदनापुर। स्थान कहाँ पर? मिदनापुर। कार्य भी पढ़ेंगे हम। कार्य कहते हैं किस उद्देश्य से इसका गठन किया गया था? कोई बता सकता है कार्य कहते? नहीं। देखो 1857 की क्रांति में असफलता के कारण तो उसमें लिखते संगठन में एकता का अभाव और दूसरा प्रशिक्षित सेना न होना है। प्रशिक्षण नहीं था इनके पास में, न इनके पास में हथियार थे, न गोला बारूद था, न उनको चलाने का तरीका। तो वे कोई भी यदि कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए संगठित होना, साधन होना बहुत जरूरी है। यदि किसी बच्चे को बोलो आप MPPSC क्वालिफाई कर लो, खूब पढ़ो, वो तय भी कर लेता है खूब पढ़ता हूँ, लेकिन उसके लिए किताबें तो होना बहुत जरूरी है, साधन होना बहुत जरूरी है। और दूसरा कि बोले खूब पढ़ो बेटा, जो चाहे किताब मैं लाके दूंगा, आप तो पढ़ते रहो, मैं वो 2, 4, 6 लाइब्रेरी लाके दे दूं, और बच्चा सोया हुआ है या उसको समझ में नहीं आ रहा, किताबों के चक्कर में उलझ गया, इसको पढ़ो, किसको पढ़ो, दोनों स्थिति खतरनाक हो सकती है। तो किन परिस्थितियों में क्या करना है, कैसे करना है, कुल मिला के प्रशिक्षण, क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने वाले ये संस्था है। क्या बोल रहे हैं आप? हेलो, अब नेटवर्क इशू है, उसमें हम कुछ कर नहीं पा रहे अभी। रिकॉर्डेड क्लास जो मिलेगी उसको देख लीजिए आप। बाकी सबके साथ यही हो रहा है क्या जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं? अच्छा, ये नेटवर्क इशू है, जबकि हमने तो इसको कनेक्ट करके रखा है बाकायदा। वीडियो तो हमारे YouTube चैनल पे मिलता है ना, आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हर दिन का वीडियो डलता है उसके ऊपर, कल का भी वीडियो डला है, ठीक है। आज हम एक ग्रुप में वीडियो डाल देंगे, आप उससे सब्सक्राइब कर लेना। तो क्लियर हो गया कार्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देना, क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देना या सदस्यों को नैतिक व सैनिक प्रशिक्षण देना।
अब देखो ये जितनी भी क्रांतिकारी गतिविधियों में एक भूचाल सा आ गया, एक प्रगति जो देखने को मिली है वो देखने को मिली है बंगाल विभाजन से। अभी तक संगठन तो बना था लेकिन उतना ज्यादा कार्य प्रणाली में तीव्रता नहीं थी, और ये तीव्रता कब से देखने को मिलेगी? बंगाल विभाजन से। बंगाल विभाजन कांग्रेस की असफलता की कहानी बता रहा था। अभी तक तो कांग्रेस के भरोसे सब लोग बैठे थे, सारे नेता उसमें सदस्यता ले रहे थे। कोई भी दल चाहता था कि यदि देश के लिए कुछ करना है तो क्या करो, कांग्रेस की सदस्यता ले लो और उसके माध्यम से अपनी मांगे सरकार तक पहुंचाते रहो। लेकिन 1905 में एकदम कुठाराघात हो गया, सबके अरमानों पे पानी फिर गया जब बंगाल विभाजन किया गया। लोग न चाहते हुए भी बंगाल विभाजन सरकार ने लागू कर दिया गया। कब? 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन किया गया और तब से अब इनकी कार्य प्रणाली में एक और कार्य जुड़ गया, समाचार पत्रों का प्रकाशन। समाचार पत्रों का प्रकाशन। अब ये समाचार पत्र निकालते थे, या तो सामने भी निकालते थे या गोपनीय तरीके से निकालते थे, कि जो सिर्फ इनके सदस्यों तक ही सूचनाएं पहुंचाता था। तो ऐसे समाचार पत्रों का प्रकाशन करना। जैसे अरविंद घोष ने वंदे मातरम जो अखबार निकाला था, किसने? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। वंदे मातरम किसने? अरविंद घोष। युगांतर एक अखबार था, किसने निकाला था? युगांतर। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। युगांतर, ये जो अखबार निकाला था, ये निकाला था वारिंद्र कुमार घोष। वारिंद्र घोष व उपेंद्र नाथ दत्त। उपेंद्र नाथ दत्त। एक अखबार था संध्या, ये क्वेश्चन भी पूछा गया पीएस से। संध्या, ये तो पता होगा आप लोगों को, ऑनलाइन वालों को पता होगा। कोई बताएगा क्या? संध्या ये है ब्रह्म बांधव उपाध्याय। ब्रह्म बांधव उपाध्याय इनके द्वारा निकाला गया था। ब्रह्म बांधव उपाध्याय। ब्रह्म बांधव उपाध्याय के द्वारा एक समाचार पत्र निकाला गया, क्या नाम था? संध्या। अब अपन ने लाहौर षड्यंत्र एक केस पढ़ा था, कौन सा? दिल्ली षड्यंत्र केस। कब की घटना है ये? 1912। अब बताओ, वो भी क्रांतिकारी घटना है, तो किस चरण में आएगी वो? प्रथम चरण में आएगी। तो ऐसे अपने को घटनाओं को एक दूसरे से जोड़ते चलना है। अब एक है हमारे पास अलीपुर षड्यंत्र केस। अलीपुर षड्यंत्र केस एक सीधा सा क्वेश्चन बना था। एक ऐसे राष्ट्रवादी या उग्र राष्ट्रवादी नेता जो बाद में आध्यात्म की ओर मुड़ गए थे, कौन थे? अरविंद घोष। महर्षि अरविंद घोष, ये गरम दल के नेता थे। और ये केस अलीपुर षड्यंत्र केस, और इसके बाद में वो आध्यात्म की ओर चले गए। पांडिचेरी में एक आश्रम बना लिया और वहीं पर वो रहने लग गए। देवी की पूजा करते थे। कथन भी बताया था कि उनका, कि भारत माता जो है वो जंजीरों में जकड़ी हुई है और आप लोगों से मुक्ति के लिए आह्वान कर रही है। ये किसने बोला है? अरविंद घोष ने बोला है। और इसके लिए, मुक्ति के लिए उन्होंने क्या बोला फिर बाद में? आध्यात्म बोला है। ठीक। तो अलीपुर षड्यंत्र केस, ये घटना है 1908 की। अलीपुर षड्यंत्र केस 1908। अनुशीलन समिति के द्वारा हेमचंद कानून को पेरिस भेजा गया था। पेरिस भेजा गया। क्यों भेजा गया? ये अनुशीलन समिति का काम ही था प्रशिक्षण देना।
बम बनाने का, पिस्तौल बनाने का, हथियार बनाने का प्रशिक्षण देना उनका काम था। अब भारत में जो है वो गतिविधियों को अंजाम देना थोड़ा कठिन हो रहा था, तो इन्होंने पेरिस भेजा, आप जाओ और वहाँ पे रूस के जो लोग हैं उनसे बम बनाने की कला सीख के आ जाओ। ये क्वेश्चन भी बन जाता है कभी कभी। तो किसने भेजा था? अनुशीलन समिति ने। और अनुशीलन समिति में भी कौन? अरविंद घोष, महर्षि अरविंद घोष द्वारा हेमचंद कानूनगो को पेरिस भेजा गया था। और काय के लिए? बम बनाने की कला सीखने के लिए। बम बनाने की कला सीखने के लिए, बम बनाने की टेक्निक सीखने के लिए। और सफल भी हुए ये। प्रशिक्षण लिया उन्होंने, लगभग 1-1.5 महीना वहां है, प्रशिक्षण लिया और वहां से आ भी गए, किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। लेकिन कलकत्ता स्थित माणिक तल्ला एक एरिया का नाम है। माणिक तल्ला में बम बनाने का कारखाना खोला। बम बनाने का कारखाना माणिक तल्ला में बम बनाने का कारखाना स्थापित किया। बम बनाने का कारखाना स्थापित किया। तो ये अलीपुर षड्यंत्र केस जो है ये अनुशीलन समिति से जुड़ा हुआ मामला है। 1908 की घटना है। अनुशीलन समिति के प्रमुख उस समय अरविंद घोष थे और उन्होंने हेमचंद कानूनगो को पेरिस भेजा ताकि वहां रूसी जो इंजीनियर वगैरह हैं इनसे वो बम बनाने की कला सीख सके। वापस आकर उन्होंने कलकत्ता के माणिक तल्ला में बम बनाने का कारखाना खोला। पुलिस की छापेमारी में 34 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें वारिंद्र घोष व अरविंद घोष भी शामिल थे। सभी 34 लोगों पर अलीपुर षड्यंत्र केस चलाया गया। अलीपुर षड्यंत्र केस चलाया गया। वारिंद्र घोष को आजीवन कारावास की सजा दी गई। अरविंद घोष को बाद में मुक्त कर दिया गया और यही वो घटना है जिसके बाद में उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों से दूरी बढ़ा ली। कहाँ है इनका आश्रम? पांडिचेरी में, ओरेविले, और वहीं पर उन्होंने अपना निवास बना लिया। यह एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ये जो अलीपुर षड्यंत्र केस चला था, 34 लोगों पर इसमें कार्यवाही की गई थी। कई लोगों को जो है आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। तो इस केस में क्रांतिकारियों की पैरवी किसने की थी? किस वकील ने क्रांतिकारियों की पैरवी की थी? ये क्वेश्चन बनता है। ऑनलाइन वाले बताएं किसी ने पढ़ा हो तो, किसने पैरवी की थी? आ रही आवाज मेरी? नहीं। हाँ आप बताओ जुबेर जी। नहीं मालूम। मोहित? नहीं। चलो ये बताओ, आज हम क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ने वाले हैं, ये तो पहले से पता था। आप लोगों ने किसने पढ़ा घर में इसे? नहीं पढ़ा? नहीं। पूजा, आप पढ़ते ही नहीं है। देखो पहले पढ़ा करो थोड़ा सा, जो पढ़ने वाले हैं ना अपन,
उसको थोड़ा सा पढ़ा करो। तो CR दास किसके द्वारा? CR दास। इसमें पैरवी किसके द्वारा की गई? CR दास ने की गई, CR दास ने की गई। अब कई बातें ऐसी होती है ना जो छुपती नहीं है। छुपती क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ मुखबिर बने रहते हैं जिनका काम ही होता है यहाँ की बातें वहां बताना, बताते ही रहते हैं। क्या हम बोलते हैं कि हम क्या करते हैं, बड़े विश्वस्त लोगों को बताते हैं, जैसे इनको बता दिया और बोल दिया किसी को बताना मत, तो वो इनको बता देगी और बोलेगी क्या, किसी को बताना मत। वो उनको बताएगी और एक कोड वर्ड जरूर बताएगी, उसके साथ में एक टैग लिखा रहेगा, क्या? किसी को बताना मत। और किसी को बताना मत, इसी टैग के साथ में वो घटना सब तरफ वायरल हो जाती है और बोलते क्या है, किसी को बताना मत। तो यही हुआ। और एक आदमी है उसमें, नरेंद्र गोसाई। नरेंद्र गोसाई ये सरकारी गवाह बन गए थे और जिसके कारण इतने सारे लोगों पर प्रकरण बना था। नरेंद्र गोसाई सरकारी गवाह बन गए। और क्रांतिकारियों की यही तो बात बड़ी अच्छी थी, वो बदले की भावना से काम करते थे। बोलते थे अच्छा इसने गवाही दी है क्या, बस बेटा तेरे दिन पूरे हो गए, तेरे दिन पूरे हो गए। अंग्रेज तो थोड़े दिन के बाद हो सकता है काला पानी भेज देते, आजीवन कारावास दे देते, लेकिन तुमने मुखबिरी की है तो अब तुम्हारे बचने के रास्ते सारे खत्म हो गए। तो सत्येंद्रनाथ बोस व कन्हैयालाल दत्त ने नरेंद्र गोसाई की हत्या कर दी। नरेंद्र गोसाई की हत्या कर दी। अलीपुर अलीपुर षड्यंत्र केस से बरी होने पर अरविंद घोष ने संन्यास ले लिया। वो पांडिचेरी के पास ओरीविले में एक आश्रम बनाया और वहीं पर बस गए। अब हम पढ़ेंगे हावड़ा षड्यंत्र कीश, दूसरी घटना। हावड़ा षड्यंत्र कीस, किसी के बारे में पता है क्या? किसी को पता है इस विषय में? हावड़ा षड्यंत्र केस। जतिननाथ मुखर्जी से जुड़ा हुआ ये केस है और ये भी अनुशीलन समिति से संबंधित ही है। अनुशीलन समिति से संबंधित ही है। ये जतिननाथ मुखर्जी का एक अन्य नाम भी मिलता है, इसके नाम से फेमस है ये जतिननाथ मुखर्जी। इनको बोला जाता है बाघा जतिन। हावड़ा षड्यंत्र केस कोई बड़ा मैटर नहीं है, अनुशीलन समिति की बात ही है। 1915 में हावड़ा में पुलिस मुठभेड़ हुई थी, पुलिसकर्मी मारे गए और इनके ऊपर जो कार्यवाही की थी वो हावड़ा षड्यंत्र केस के तहत की गई थी। किसके ऊपर? जतिननाथ मुखर्जी के ऊपर, क्योंकि इस जो पहला वाला अलीपुर षड्यंत्र केस है उससे वो निकल गए थे, बच गए थे, तो इस उनके ऊपर भी कार्यवाही हुई, लेकिन किस केस में हुई है? हावड़ा षड्यंत्र केस में। और 1915 में बालासोर में
पुलिस मुठभेड़ में इनकी मृत्यु हो गई। जतेंद्र नाथ मुखर्जी किस समिति से जुड़े थे ये? अनुशीलन समिति से। और हावड़ा षड्यंत्र केस इसी से संबंधित है। एक घटना पढ़ेंगे हम, किंग्स फूड हत्या का प्रयास। कौन थे किंग्स फूड कौन थे? ऑनलाइन वाले बताए। ये तो पता होना चाहिए, सरल क्वेश्चन है। जज किंग्स फूड कौन थे? ये जज थे। और ये वही जज थे जिन्होंने 34 लोगों को, मतलब ऐसे कई लोगों को सजाएं दी थी। मतलब क्या, ये भारतीय मुकदमे लड़ते थे और जरा सी भी गलती दिखी, गलती हो या ना हो, पुलिस पकड़ कर लेके आई है, मतलब उनको सजा देना ही है, उनका काम था। और कठोर से कठोर सजा देते थे। काले पानी की सजा दे दिया, आजीवन कारावास दे दिया, मृत्युदंड दे दिया था, ऐसी सजा देते थे। तो क्रांतिकारियों ने सोचा कि था ना, ये एक अकेला जज कितने लोगों को इसने सजाए मौत दे दी, तो अब इसका भी नंबर आ गया, अब इसको भी सजाए मौत देना पड़ेगा। और एक प्लानिंग की, बड़ी रेकी की गई उसकी। रेकी करना क्या होता है? अखबार में बहुत पढ़ते हैं रेकी करना। पूजा को पता है, मुझे पता है आप नहीं करते, लेकिन ये तो पता होना चाहिए रेकी क्या होता है। नहीं पता आपको? हाँ ना, यस नो, वेरी गुड, कुछ तो बोलो। क्या होता है आप बताओ। ये पीछे आप, हाँ, रेकी करना। फोन पे तो बड़ी अच्छी आवाज आती है आपके, यहाँ तो बोलते ही नहीं हो। रेकी करने से नजर रखना कब आता है कब जाता है, ताकि उसके ऊपर कोई बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सके। तो ये रेकी करना, ये शब्द तो हमें पता होना चाहिए। हम कॉलेज कितने बजे जाते हैं, क्या होता है, कोई नजर रख रहा हो हमारे ऊपर, बार बार कोई एक ही शख्स हमें दिख रहा हो, समझ जाओ कहीं हमारे ऊपर नजर तो नहीं रख रहा है। तो ये विशेष रूप से हमें जानकारी तो होना चाहिए। तो रेकी कर रहे थे 5-6 दिन से, कि घर से कितने बजे निकलते हैं, किस गाड़ी में निकलते हैं, ड्राइवर कौन होता है, ये सारी चीजें उसके ऊपर देख रहे थे। और घटना को अंजाम दिया कि भाई ये इतने बजे 10 बजे इस चौराहे पर आते हैं और यहाँ से मुड़ते हैं, तो बस इनके ऊपर बम फेंक देना। ये घटना पूरी प्लानिंग के साथ। दूसरे दिन हुआ भी यही, बाकायदा बग्घी आई, उतने ही बजे आई और वो उसी वहीं पे आई, इन्होंने बम भी फेंका। लेकिन बोलते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। हुआ क्या कि उस दिन उनके मेहमान आ गए थे, और मेहमान आ गए थे तो ये पहले ही निकल गए, और वो जो बग्घी थी वो घर में छोड़ दी ताकि मेहमानों को रेलवे स्टेशन छोड़ा जाए। और इन्होंने बग्घी को देखा, और वो बग्घी कैसी होती थी, उसके ऊपर कपड़ा डला रहता था। ब्रिटिशर्स है, अंग्रेज है, धूप नहीं लगना चाहिए उनको, धूप लग जाएंगी तो काले हो जाएंगे, तो वो उनको गर्मी ज्यादा होती है, ठंडे प्रदेश के लोग, तो बग्घी के ऊपर क्या पूरा कपड़ा ढका हुआ रहता था। तो ये अंदाजा भर लगाते थे कि यही वाली बग्घी है, तो उस आधार पर उन्होंने बम फेंक दिया था। ठीक है, तो लिखेंगे किंग्स फूड की हत्या का प्रयास 1908 कौन थे इसमें? खुदीराम बोस व प्रफुल्ल चंद चाकी। ये जो किंग्स फूड है, ये बिहार में जज थे, जो राष्ट्रीय आंदोलन में से जुड़े हुए अनेक क्रांतिकारियों को कठोर सजा दी थी।
लेकिन इस हत्या के प्रयास में किंग्सफोर्ड बच गए। वो उनकी जगह पत्रकार जॉन एफ कैनेडी की पत्नी व पुत्री मारे गए। पत्नी व पुत्री मारे गए। खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई, जो सबसे कम उम्र में फांसी चढ़ने वाले क्रांतिकारी थे। प्रफुल्ल चंद चाकी द्वारा आत्महत्या कर ली गई। तो ये 2-3 घटनाएं अपन ने पढ़ी है। ये बंगाल की घटना है, अलीपुर षड्यंत्र केस। सीधा सा पूछ लिया जाता है कि अरविंद घोष का संबंध किस घटना से था, तो अलीपुर षड्यंत्र केस। हावड़ा षड्यंत्र केस जतिनलाल मुखर्जी। किंग्सफोर्ड हत्या का प्रयास खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद चाकी। अब हम पढ़ेंगे पंजाब। पंजाब में क्रांतिकारी घटनाओं का प्रथम चरण तो 1904 भारत माता सोसाइटी। भारत माता सोसाइटी, भारत माता सोसाइटी कब? 1904। 1904। जतीन्द्रनाथ चटर्जी जतीन्द्रनाथ और ये है सहारनपुर में ये इसकी स्थापना हुई थी। और इनका भी यही काम था। एक नाम जैसे भगत सिंह और दूसरा नाम है अजीत सिंह। किसी ने अजीत सिंह जी के बारे में सुना है क्या? अजीत सिंह ये थे भगत सिंह के चाचा। भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह के नाम से जाना जाता है। एक लाला हरदयाल का नाम सुना होगा आप लोगों ने। लाला हरदयाल जिन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की थी, और वो भी कहां पर? सैन फ्रांसिस्को में, अमेरिका में। तो जैसे बंगाल में अपन ने पढ़ा था अनुशीलन समिति, तो वैसे इन्होंने पंजाब में एक समिति स्थापित की, भारत माता सोसाइटी। और इनका भी काम था क्रांतिकारी को प्रशिक्षण देना, विदेश भेजना और वहां से कोई नई टेक्निक सीखकर आना। तो ये इनका भी काम था। और ये सब लोगों ने इन्होंने प्रेरणा ली थी, ये सब प्रेरणा मिली थी। और एक इटली में एक संगठन था, और उस संगठन में जैसे मैजिनी है, गैरिबाल्डी है, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर के निर्माता माने जाते हैं, जिन्होंने बर्बाद इटली को फिर से अपने पैरों पर खड़ा कर दिया था। तो इस संगठन से ये प्रेरणा लेते थे और उससे आगे बढ़ने की सोच रहे थे कि हमें इस तरीके से कार्य करना चाहिए। तो इस समिति के सदस्य प्रमुख तो कौन थे? जतीन्द्रनाथ, लेकिन सदस्य इसमें एक नाम बताया मैंने, अजीत सिंह कौन थे? ये भगत सिंह के चाचा। दूसरा लाला हरदयाल, अजीत सिंह, लाला हरदयाल, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। एक और नाम इसमें पढ़ना है हमें, अंबा प्रसाद, सूफी अंबा प्रसाद। एक बार क्वेश्चन आ गया था लाला लाजपत राय जी के विषय में। पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन है?
ये क्वेश्चन बना था, पीएससी ने पूछा था। पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक सदस्यों में से निम्नलिखित में से इनमें से कौन है? और उसमें एक नाम था लाला लाजपत राय, बाकी नाम तो ऐसे ही थे आप लोगों जैसे। तो हम कहाँ ढूंढ रहे थे? आप लोगों जैसे नाम में इनमें से कौन होगा? लाला लाजपत राय तो कौन है? क्रांतिकारी है। क्रांतिकारी नहीं, वो गरम दल के नेता है, हमने उतना ही पढ़ा। लेकिन सोचो कि जीवन यापन करने के लिए कुछ तो चाहिए, तो ये अपना बिजनेस भी तो करते होंगे, कुछ काम भी तो करते होंगे। तो लाला लाजपत राय, वो जो बैंक था ये इन्हीं का बैंक था, पंजाब नेशनल बैंक। हम पढ़ते हैं ना 1894 भारतीय द्वारा स्थापित प्रथम पूर्ण रूपेण भारतीय बैंक। तो उसके बड़े शेयर होल्डर कौन थे? लाला लाजपत राय। इसी के साथ में जो भारत माता सोसाइटी है, भारत माता सोसाइटी है, इनके भी सदस्य थे, लेकिन गुप्त रूप से थे। इसके भी सदस्य थे और इनको भी फंडिंग करते थे। भाई कोई भी संस्थान चलता है तो बिना पैसों के तो नहीं चल सकता, तो इनको फंड चाहिए कहीं से न कहीं से। तो पैसा मिल रहा था उनको, तो ये लोग दे रहे थे उसे। लाला हरदयाल है, लाला लाजपत राय, सूफी अंबा प्रसाद, अजीत सिंह, ये सब इसके सदस्य थे। कार्यवाही, जब इनके ऊपर पुलिस कार्यवाही हुई, जब ये पकड़ में आ गए, तो अंबा प्रसाद व अजीत सिंह अफगानिस्तान चले गए। अंबा प्रसाद व अजीत सिंह अफगानिस्तान चले गए। लाला हरदयाल कहां चले गए? अभी बताया था थोड़ी देर पहले मैंने, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका चले गए, अमेरिका चले गए। लेकिन इंसान अपनी फितरत नहीं बदल सकता, जो नेचुरल गुण है वो कभी बदल नहीं सकता, वो कहीं पे भी रहे, कहीं पे भी रहे। तो अजीत सिंह कहाँ गए? लाहौर। लाहौर में अंजुमने मोहित अंजुमने वतन, इतना याद रख लो, वतन, अंजुमने वतन, अंजुमने वतन नामक संस्था स्थापित की इन्होंने, और भारत माता नामक अखबार निकाला। सर इसमें एक और नाम मिलता है ना, महबूबे वतन। महबूबे वतन हो सकता है, भारत माता नामक अखबार निकाला। ठीक है, आप जो बोल रहे सही सही होगा। मेरे पास वो नोट नहीं है, इसलिए मैंने नहीं बताया। कल चर्चा कर लेंगे अपन इसके ऊपर, और लाला हरदयाल के बारे में पढ़ेंगे अपन। लाला हरदयाल, सैन फ्रांसिस्को, अभी विदेशी गतिविधियां पढ़ेंगे, उसके विषय में हम देखेंगे। तो भारत माता सोसाइटी 1904 जतिननाथ सहारनपुर में, इसके सदस्य थे अजीत सिंह, लाला हरदयाल, लाला लाजपत राय, सूफी अंबा प्रसाद। जब इनके ऊपर कार्यवाही हुई तो कई लोग देश छोड़कर चले गए। अजीत सिंह कहाँ चले गए? अफगानिस्तान चले गए। लाहौर में उन्होंने एक संस्था की स्थापना की, भारत माता नामक अखबार भी निकाला। और जो लाला हरदयाल है वो सैन फ्रांसिस्को चले गए। अब इसी समय पंजाब में एक घटना घटी है, दिल्ली षड्यंत्र केस। ये अपन पढ़ चुके हैं, दिल्ली षड्यंत्र केस, दिल्ली षड्यंत्र केस। कब की घटना है ये? 1912। और क्या किया था इन्होंने? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका, लॉर्ड हार्डिंग पर ट्रेन समेत उड़ाने की कोशिश की थी। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर रास बिहारी बोस द्वारा क्या घटना घटी थी उस समय? 1912 की घटना। ये था दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार लगा हुआ था।
और वहां पर ये जो हार्डिंग है वो जा रहे थे, तो तभी उसे रास बिहारी बोस द्वारा बम से उड़ाने की कोशिश की गई थी। तो रास बिहारी बोस द्वारा दिल्ली दरबार में जाते समय बम फेंका गया। और कौन सा केस चला इनके ऊपर? दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस, ये बोला जाता है दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस। कितने लोगों पर को फांसी दी गई थी? ये लिखा भी है कल हमने कहीं पर। 4, अमीर चंद, अवध बिहारी, अमीर चंद, अवध बिहारी, बसंत विश्वास व बाल मुकुंद। बाल मुकुंद को फांसी दे दी गई। और रास बिहारी बोस कहां चले गए? जापान चले गए। रास बिहारी बोस जापान चले गए और जापान में उन्होंने 1942, ये क्वेश्चन में महत्वपूर्ण है, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। रास बिहारी बोस कहां चले गए? जापान चले गए और 1942 में उन्होंने इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। तो दिल्ली षड्यंत्र केस से जुड़ा हुआ बड़ा नाम रास बिहारी बोस। कल हमने पढ़ा ये सुभाष चंद्र बोस से मिले थे, वहां पर आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया था। सुभाष चंद्र बोस को सेना की कमान सौंपी थी और प्रधान सेनापति नियुक्त किया था। अब क्रांति का जो गढ़ था उस समय वो है महाराष्ट्र। प्रथम चरण में सबसे अधिक क्रांतिकारी गतिविधियां हुई है तो वो है महाराष्ट्र में। और अशांति का जनक किसे कहा गया? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। और ये है बात पुणे की, कहाँ की है? पुणे की। और पुणे में एक कॉलेज था फर्ग्यूसन कॉलेज। देखो जैसे पंजाब में अपन ने पढ़ा कौन सी समिति? एक अभी समिति पढ़ा अपन ने, भारत माता सोसाइटी। उसी प्रकार बंगाल में अनुशीलन समिति। और यहाँ है फर्ग्यूसन कॉलेज। फर्ग्यूसन कॉलेज के साथ साथ हम महाराष्ट्र में पढ़ेंगे व्यायाम शाला संगठन। तो इस बहाने ये प्रशिक्षण केंद्र थे कुल मिला के, फर्ग्यूसन कॉलेज और व्यायामशाला संगठन। क्रांतिकारी यहाँ आकर किसी बहाने से आते थे, पढ़ने के बहाने या व्यायाम करने के बहाने। संगठन और वहाँ उनकी बैठकें होती थी, प्लानिंग होते रहते थे कि कैसे क्या करना है। अब बाल गंगाधर तिलक से हम शुरुआत करते हैं। तो ये कौन थे? चित्त पावन ब्राह्मण गरम दल के नेता थे। क्रांतिकारी विचारधारा थी इनकी, क्रांतिकारी विचारधारा। अब यहां पर एक घटना घटी है 1895-96 में। क्या हुआ है? प्लेग की बीमारी है। बहुत से लोग इसमें मर गए और लोग बाग इसमें मुआवजे की मांग कर रहे हैं, मुआवजा मांग रहे हैं। नेता बाल गंगाधर तिलक है और वो बोल रहे हैं कि इनका मुआवजा दिया जाए। अब जब ब्रिटिश सरकार तक बात पहुंची तो उन्होंने क्या किया? एक जांच कमेटी बैठा दी। जांच कमेटी। अब जैसे अभी किसान जो है फसलें लेकर तहसील कार्यालय पहुंच जाते हैं, ज्ञापन सौंपते हैं, राज्यपाल के नाम, मुख्यमंत्री के नाम, पीएम के
नाम ज्ञापन सौंपते हैं। तो क्या हमने मांग की और मुआवजा मिल गया? नहीं। क्या होता है, उसका एक सर्वे होता है। सर्वे में देखते हैं कि किसका कितना पड़ता है, नुकसान हुआ है तो मुआवजा देना है या नहीं देना है। तो ब्रिटिश सरकार ने एक जांच कमेटी बैठा दी और जांच कमेटी में दो लोग थे। कौन थे? रैंड एंड एयरस्ट। दो लोग थे, रैंड एंड एयरस्ट। ये दो लोग थे, ये जांच कर रहे थे। अब इन्होंने और भी कर्मचारियों को नियुक्त किया होगा, लेकिन एक अध्यक्ष और एक उसके सदस्य समिति के, और ये जांच कर रहे थे। तो ये घर घर जाके देखते थे कि वास्तविक स्थिति क्या है। तो ऐसा पता चला कि ये जो है महिलाओं के साथ में बहुत अत्याचार कर रहे हैं, बुरा व्यवहार कर रहे हैं, उनके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। ये सारी बातें जो है ये चर्चा में आई और बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया, सार्वजनिक रूप से बताया कि कैसे लोग हो आप लोग। ये अंग्रेज अधिकारी आकर घरों में आते हैं, महिलाओं के साथ में बदतमीजी करते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं, और हम लोग है कि हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। हमें कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, गर्म खून है, कुछ तो करो। और पब्लिक है वो, तो बात का बतंगड़ बनते देर नहीं लगती। मास कम्युनिकेशन की बात कर रहे हो, है ना, और बात कर रहे हो काय की, भीड़ द्वारा हत्या। क्या बोलते हैं इसे? एक वर्ड आता है इसके लिए, बड़ा अच्छा शब्द है, मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग, है ना, मॉब लिंचिंग। जब हम ऐसे कोई बात सार्वजनिक रूप से बोलते हैं तो वो उग्र रूप में ले लेते हैं लोग बात, और बड़ी घटना को अंजाम दे देते हैं। किसी की भीड़ द्वारा कोई हत्या कर दे तो आप किसके ऊपर मुकदमा दायर करेंगे? भीड़ के ऊपर। फिर उसकी वीडियोग्राफी होगी और इतने लोग थे, ये थे, वो थे, और वो मामला चलते रहता है, लेकिन है तो नुकसानदायक है। तो ऐसी घटना यहाँ पर हुई है। तो हम बात करेंगे जांच के लिए रैंड एंड एयरस्ट की नियुक्ति की गई, और इनके बारे में ये कि ये महिलाओं के साथ में बड़ा उत्पीड़न कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। और वहां पर एक समिति है, व्यायाम मंडल, और ये वही क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देगी। और एक नाम मिलता है हमें, चापेकर बंधु। तीन भाई है ये, वासुदेव चापेकर, दामोदर हरि चापेकर और विष्णु हरि चापेकर। इन तीनों को क्या बोला जाता है? चापेकर बंधु। 22 जून को 1897 को हीरक जयंती में शामिल होने के लिए रैंड एंड एयरस्ट आए थे। दामोदर हरि चापेकर द्वारा रैंड को एवं विष्णु हरि चापेकर द्वारा एयरस्ट की। दामोदर द्वारा किसको? रैंड और एयरस्ट की गोली मारकर हत्या।
और भाग गए। दोनों को उस मीटिंग में गोली मार दी, दोनों की हत्या कर दी और वहां से भाग गए, दोनों भाग गए। लेकिन वही बात, ये इधर उधर भटकते रहे, किसी को न किसी को खबर थी और थोड़े से लालच में आकर ये मुखबिर बन गए ब्रिटिश सरकार के। तो मुखबिरों का नाम वो भी हमें पता होना चाहिए। तो वह द्रविड़ बंधु, द्रविड़ बंधु, द्रविड़ बंधु द्वारा मुखबिरी की गई। ये सरकारी गवाह भी बन गए फिर बाद में। और द्रविड़ बंधु में गणेश शंकर द्रविड़ व रामचंद्र द्रविड़, गणेश शंकर द्रविड़ व रामचंद्र द्रविड़, ये द्रविड़ बंधु हैं। पुलिस का इन्होंने सहयोग किया था, पुलिस का इन्होंने सहयोग किया था। दामोदर हरि चापेकर को गिरफ्तार कर 18 अप्रैल 1898 को फांसी दे दी गई, फांसी दे दी गई। विष्णु हरि चापेकर ने 9 फरवरी 1899 को पुलिस के समक्ष समर्पण कर दिया गया। अब बचे कौन? सबसे बड़े वाले वासुदेव हरि चापेकर। अब देखा कि दोनों भाई ने गोली चलाई, अच्छा काम किया, कोई अफसोस नहीं उसको। लेकिन द्रविड़ बंधु इन्होंने क्या किया? उनकी मुखबरी कर दी और उनको पकड़वा दिया। तो अब मेरे दोनों भाई तो है नहीं, अब मैं अकेला ही रह के क्या कर लूंगा? तो मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है? द्रविड़ बंधुओं को अब सबक सिखाना। तो उन्होंने जो है वो द्रविड़ बंधुओं की 8 मई 1899 को हत्या कर दी। द्रविड़ बंधुओं की 8 मई 1899 में हत्या कर दी गई। वासुदेव हरि चापेकर पर 20,000 का इनाम घोषित किया। 20,000 का इनाम घोषित किया गया। द्रविड़ बंधु की हत्या करके भाग गए तो उसके ऊपर कितने का? 20,000 का इनाम घोषित किया गया कि जो भी इनको पकड़ कर लाएगा उसे 20,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। इसी केस में विष्णु हरि चापेकर को 12 मई 1899 व 10 मई को गोविंद विनायक रानाडे को फांसी दे दी गई। ये कौन सी घटना पड़ी अपन ने? चापेकर बंधु, इससे संबंधित ये घटना पढ़ने को मिलती है। और कारण क्या है वहां पर? फ्लैग की बीमारी। कौन अधिकारी नियुक्त किए गए थे? रेन एंड एयरस्ट। किसने उकसाया था इन्हें? बाल गंगाधर तिलक। अब बाल गंगाधर तिलक, ये क्वेश्चन बनता है, ये जो पहली राजनीतिक हत्या मानी जाती है, ये जो इन दोनों की जो हत्या हुई है, तो पहली राजनीतिक
हत्या यदि भारत में किसी की हुई है अंग्रेजों की, तो वो है रेड एंड एयर अरेस्ट। किसने की थी? चापेकर बंधुओं ने। 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है, तो इसी तरीके से हमें लिखने की कोशिश करना है। बाल गंगाधर तिलक पहले व्यक्ति थे जो धर्म को राजनीति से जोड़ना चाहते थे, जिन्होंने धर्म को राजनीति से जोड़ा। उन्होंने ये देखा कि पब्लिक जो है धर्म के मामले में बड़ी सेंसिटिव है। धर्म की जहां पे भी बात उठती है तो पब्लिक एकदम तैयार हो जाती है, और हम राजनीति की बात करते हैं तो वहां कोई आना नहीं चाहता। अंग्रेजों को भगाने की बात करते हैं तो कोई वहां पर आना नहीं चाहता। तो क्यों न हम इस धार्मिक मुद्दे को राजनीति से जोड़ते। तो इस ऐसा प्रयास करने वाले पहले व्यक्ति बाल गंगाधर तिलक, और उन्होंने इसके लिए गणेश उत्सव मनाना शुरू किया। सबसे पहले 1893 में गणेश उत्सव मनाना प्रारंभ किया, और 1895 में उन्होंने शिवाजी उत्सव 1895 में शिवाजी उत्सव मनाना शुरू किया। इसके लिए उन्होंने 2 समाचार पत्र निकाले, एक केसरी है और एक मराठा। केसरी और मराठा। तो मराठा जो है वो अंग्रेजी में निकलता था, इंग्लिश में। मराठा जो है वो इंग्लिश में, और केसरी जो है वो मराठी में। केसरी मराठी, केसरी मराठी। और मराठा जो अंग्रेजी में निकलता था, तो एक अंग्रेजी विशेषज्ञ भी थे उनके पास में, सहयोगी थे, वो थे आगरकर। अंग्रेजी समाचार पत्र के लिए कौन? आगरकर उनके सहयोगी थे। और केसरी जो है मराठी अखबार जो है उसमें केलकर जो है वो सहयोगी थे। ये जो फ्लैग वाली जो घटना है, जो चित्पावन ब्राह्मण पुणे वाला एरिया, प्लेग वाली जो घटना है वो जो घटी थी, और बाल गंगाधर तिलक के जो विचार आए थे कि ये महिलाओं के साथ में ऐसा अन्याय कर रहे हैं, ये विचार जो है वो किस अखबार में प्रकाशित हुए थे, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो कौन से अखबार में प्रकाशित होना चाहिए? केसरी में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मराठी भाषा में और महाराष्ट्र में है। तो लिखेंगे इसे भी, केसरी में ये विचार उनके प्रकाशित हुए थे। और जो चापेकर बंधुओं ने जो काम किया था उसकी भी बड़ी प्रशंसा की थी इन्होंने। किससे तुलना की थी, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो ये तुलना की थी उन्होंने अफजल खान से। शिवाजी ने जो अफजल खान की हत्या की थी तो उससे इसकी तुलना की कि चापेकर बंधुओं ने जो किया वो अच्छा काम किया, अपनी धर्म रक्षा के लिए किया है। जैसे धर्मोद्धारक, हिंदू धर्म उद्धारक की उपाधि धारण करने वाले शिवाजी ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अफजल खान की हत्या की थी, वैसे चापेकर बंधुओं ने रैंड और एयरस्ट की हत्या की है। बड़ा अच्छा काम किया है। ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि ये तो पब्लिक को उकसाने का काम कर रहे हैं, पब्लिक को उकसाने का काम कर रहे हैं। तो बाल गंगाधर तिलक पहले व्यक्ति थे जिनको पत्रकारिता के आधार पर सजा दी गई, पत्रकारिता के आधार पर सजा दी गई। और कौन से जेल भेज दिया गया उन्हें? बर्मा के मांडले जेल में, मांडले जेल में भेज दिया गया। 6 वर्ष का कारावास हुआ था उन्हें, 6 वर्ष का कारावास बर्मा की मांडले जेल में भेज दिया। और वहां पर उन्होंने एक बुक लिखी थी। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, किसने लिखी, कहाँ लिखी, कब लिखी, सब कारण से पता होना चाहिए। और वो बुक का नाम है गीता रस। गीता रस किसकी बुक है ये? बाल गंगाधर तिलक। कहाँ लिखा इन्होंने? मांडले जेल, मांडले जेल में। क्यों बंद कर दिया, क्यों भेज दिया था उन्हें? पत्रकारिता, मतलब उन्होंने जन भावनाओं को उकसाने का काम किया था पत्रकारिता के माध्यम से, इसलिए उन्हें जेल भेज दिया गया था। 6 वर्ष का कारावास हुआ था।
तो चलो आज के लिए इतना ही। कल हम द्वितीय चरण भी पढ़ेंगे, क्रांतिकारियों का द्वितीय चरण जो 1924 से चलेगा, और साथ ही प्रथम चरण की कुछ घटनाएं जैसे नासिक षड्यंत्र केस वगैरह, ये हमें पढ़ना है। तो मिलते हैं कल ऐसे ही बेहतर क्लास के साथ में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।